हेलो दोस्तों, आज के यूट्यूब सेशन में हम लोग S1 और S2 को कवर करने वाले हैं और हर साल ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा सेक्शन होता है, बट बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स वाइल सॉल्विंग S1 एंड S2। और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। आई गिव यू अ मास्टर शीट या चीट शीट बोल लो, जिसको यूज़ करके आप गारंटीड 9 आउट ऑफ 10 आप हर बार स्कोर करोगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सेक्शंस। चूँकि अभी अभी नया नया ये आने लग गया है तो लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी सेक्शन होता है। और जो हमने ये शीट बनाया है, इस शीट को अगर आप यूज़ कर लेते हो, इसमें 18 वर्ड्स हैं जिनका अगर आपको मतलब पता है, और जो कि अभी मैं समझाऊंगा इस पूरे सेशन में, तो आई कैन एश्योर यू कि आप 9 आउट ऑफ 10 तो 100% लोगे, ठीक है। तो ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस शीट को डाउनलोड करना, इसको आप यूज़ करना कंटिन्यूसली, एटलीस्ट 10-15 टाइम्स आप इसको पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट सॉल्विंग PYQs। इस सेशन में हम लोग 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जस्ट टू चेक, जस्ट टू सी कि क्या हम लोग सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस मास्टर शीट को यूज़ करके 20 में 20 सवाल सही करेंगे, वो भी चुटकी बजाते हुए। मतलब आपको एकदम लोड नहीं आएगा, आपको लगेगा कि कितना आसान था ये, और मैं फालतू के अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर डालता था इस टॉपिक को लेके, ठीक है। बहुत ही ईजी सा सेक्शन है, तो एंड तक बने रहिएगा। पूरा हम लोग कवर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पूरे मास्टर शीट को देखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग लास्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है री इन्फोर्सेस। अच्छा, इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके कम से कम 300 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा, ठीक है। 300 सवाल डाल दूंगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा नहीं आया है, सिर्फ 3 बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसके क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं 300 सवाल का पूरा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे एग्जाम में आ रहा है, वो बना के डाल दूंगा। तो आप उसको अप्लाई, इस चीट शीट को अप्लाई करके उनको भी सॉल्व कर सकते हो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत तगड़ा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा री इन्फोर्सेस। देखिए, री इन्फोर्सेस में क्या होता है। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और स्टेटमेंट 1 में कुछ लिखा रहता है और 2 में कुछ लिखा रहता है, और आपको बताना है कि ये जो S2 है ये किस तरह से S1 से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हम री इन्फोर्सेस की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, जो S2 होगा, जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है S1, तो जो S1 है उसमें S2 क्या करेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक या स्ट्रॉन्ग डेटा डाल करके S1 को स्ट्रेंथन करेगा, S1 के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा विद द हेल्प ऑफ डेटा या फिर लॉजिक, ठीक है। अब एक बहुत ही रिलेटेबल आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। तो S1 में मान लेते हैं कि मम्मी ने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि यार तू क्या यार दिन भर तू फोन चलाता रहता है, ठीक है। ये हो गया S1 क्या हो गया, मम्मी ने बोला कि क्या यार तू दिन भर फोन चलाता रहता है। और S2 में क्या हो गया, S2 में लिखा हुआ है, इनफैक्ट मम्मी ने आपका फोन चेक कर लिया, फोन ओपन किया और उसमें स्क्रीन टाइम चेक किया तो 11 घंटे रील्स स्क्रोलिंग का स्क्रीन टाइम आ रहा है। तो S2 में मम्मी ने जो स्क्रीन टाइम था उसको चेक करके ये वैलिडेट कर लिया कि जो S1 था वो सही था। दिन भर जो तुम फोन में लगे रहते हो उसका प्रूफ क्या है, S2 में एक डेटा डाल दिया गया कि इंस्टाग्राम से डेटा निकाला गया और देखा गया कि 11 घंटे का स्क्रीन टाइम है। तो S2 जो है वो एक डेटा डाल करके S1 को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, S1 में लिखा है। और S2 में लिखा हो कि स्टडीज शो दैट इट रिड्यूसेस हार्ट रिस्क बाय 40%, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 में लिख दिया कि स्टडीज हुई है और उन्होंने दिखाया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो 40% से आपका हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। तो इसने क्या किया, इसने डेटा डाल करके S1 के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। जो S1 में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है और उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया उस आर्ग्यूमेंट को बाय प्रोवाइडिंग अ डेटा। तो इसका कीवर्ड आपको याद रखना है कि जब भी S2 में डेटा दिया रहेगा आपको री इन्फोर्सेस के साथ जाना है। जिसको समझ में आ गया वो तो अपना लॉजिक और बुद्धि लगाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा भैया, डेटा खोजेगा। डेटा अगर S2 में दिख गया, आंख बंद करना और री इन्फोर्सेस लगा देना। इसको हिंदी में बोलेंगे बात में दम डालने को ही हम री इन्फोर्स कहते हैं, ठीक है। बात में दम डालने को ही री इन्फोर्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने अभी बैच लॉन्च किया है, ऑलमोस्ट 300 पीपल हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस बैच, और इसमें मैं सारे एलिमिनेशन, लॉजिकल एलिमिनेशन ट्रिक्स बता रहा हूँ। वी हैव ऑलरेडी डन 10 ऑड सेशंस, और मैंने बहुत सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स बताए हैं। आपका होश उड़ जाएगा बिल्कुल देख करके कि इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इन दीज सेशंस वी टॉक अबाउट कि आप कैसे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो भी आप उसको कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर 5 से 10 नंबर का बूस्ट चाहिए
तो आप 100% इसमें एनरोल करिएगा और आप इसमें कोड लगा सकते हैं फर्स्ट 200 का। और अभी अभी मैंने इसको मिनी क्रैश कोर्स में कन्वर्ट करने का सोचा है, बिकॉज लोग जो है वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्पॉटिंग द एरर भी कराओ, पार्ट्स ऑफ द स्पीच भी करा दो, ये भी करा दो, वो भी करा दो, सब कुछ करा दो। ठीक है, तो फाइनली मैंने सोचा है कि ठीक है, वोकैबलरी में भी मैंने सोचा है कि फॉरेन वर्ड्स कराऊंगा, और उसके अलावा ग्रामर मैं सोच रहा हूँ पूरा कराऊंगा। पार्ट्स ऑफ द स्पीच का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया वीडियो, एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा वो स्पॉटिंग द एरर पे होगा। एंड आई कैन एश्योर यू कि आपके मार्क्स बूस्ट होने ही होने हैं, मतलब ये तो आप लिख के ले सकते हो। ठीक है, सो इफ़ यू विश यू कैन ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जीएस के लिए ये हमारा ई बुक था, पिछली बार हमने लॉन्च किया था, तो इस बुक को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया है। एंड सो इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद जीएस राइट नाउ, तो अभी अगर आपको कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर लगा सकते हो और ट्रिक्स सीख सकते हो, और ट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो पीवाईक्यूज पे। आपके मार्क्स गारंटीड 25 क्रॉस कर जाएंगे बहुत आराम से, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो, बूस्ट करना चाहते हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट्स। ठीक है, कोरोबोरेट्स का क्या मतलब है? देखिए, कोरोबोरेट्स में आपको क्या समझना है। कोरोबोरेट्स में अगेन आपको एक S1 दिया रहेगा, एक S2 दिया रहेगा। ठीक है, अब S2 और S1, ठीक है, तो S1 में क्या होगा कि कोई क्लेम दिया रहेगा। S1 कोई चीज़ क्लेम कर रहा होगा, जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग, यहाँ पे क्लेम कर रहा है S1 कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर S2 में आपको ये देखने को मिलता है कि S2 जो है वो किसी थर्ड सोर्स से या थर्ड पार्टी से या इंडिपेंडेंट एविडेंस ला के S1 को प्रूव कर देता है कि S1 सही है, मतलब यहां पे S2 में आपको यह देखना है कि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ये क्लेम कर रहा है कि S1 सही है, तो आप उसको कोरोबोरेट्स लगाओगे। जैसे अगर मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल दूं, तो मान लेते हैं कि टीचर बोलती है कि सिमरन बीमार नहीं लग रही थी यार, सिमरन ने कल छुट्टी लिया था, सिमरन बीमार नहीं लग रही थी, लगता है बंक मार के क्लास, लगता है बंक मार के मूवी देखने गई थी। ठीक है, लगता है बंक मार के मूवी देखने गई थी, ऐसा मैम ने S1 में क्लेम किया। अब S2 में लिखा हुआ है कि जो क्लास मॉनिटर है वो बोल रहा है कि हाँ मैम, पीवीआर के सीसीटीवी में तो जो सिमरन है वो पॉपकॉर्न खरीदती हुई दिख रही है, साथ ही साथ उसने कल इंस्टाग्राम स्टोरी भी अपलोड की थी, उसमें भी वो पॉपकॉर्न खा रही थी मैम। ठीक है, तो S2 जो है वो किसी थर्ड पार्टी के डेटा को यूज करके ये प्रूफ कर रहा है कि S1 में जो मैम ने बोला था कि सिमरन बीमार नहीं थी, उसने क्लास बंक करके मूवी देखने गई थी, वो बिल्कुल सही था। थर्ड पार्टी सोर्स क्या है, थर्ड पार्टी एविडेंस क्या है? सीसीटीवी कैमरा जो पीवीआर में लगा हुआ था और सिमरन का इंस्टाग्राम स्टोरी, ये थर्ड पार्टी एविडेंस है। ठीक है, तो कोरोबोरेट्स में आपको कीवर्ड याद रखना है कि थर्ड पार्टी या इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए जो कि S1 को प्रूफ कर दे। जैसे यहाँ पे देखिए, ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग, और S2 में लिखा है कि नासा के सैटेलाइट ने डेटा दे करके कंफर्म किया है कि 1.2 डिग्री इंक्रीज हुआ है सिंस 1900। इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट सोर्स है ना नासा एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सोर्स है जिसने अपने रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि हाँ भाई, जो S1 में लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज सन 1900 से लेके अभी तक 1.2 डिग्री का राइज देखने को मिला है। ठीक है, तो हिंदी में बोले तो सपोर्ट विथ प्रूफ, अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हो प्रूफ के माध्यम से, तो उसी को हम कोरोबोरेट्स बोलते हैं। कीवर्ड आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट एविडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट एविडेंस थर्ड पार्टी से ला करके अगर आपने आर्ग्यूमेंट प्रूफ कर दिया S1 का, तो आप कोरोबोरेट्स लगाओगे। ठीक है, तो वापस से रिवाइज करते हैं। रीएनफोर्सेस में अपने को क्या देखना है कि भैया अगर डेटा वेटा दिख गया है ना, कोई एक्स्ट्रा डेटा दिख गया, एक्स्ट्रा लॉजिकल इंफॉर्मेशन दिख गया जो कि प्रूफ कर दे कि S1 सही था, और S1 में स्ट्रेंथ ऐड कर दे, S1 के आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दे विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो आप उसको रीइंफोर्सेस मानोगे। ठीक है, तो रीइंफोर्सेस में कीवर्ड याद रखना डेटा दिख जाए S2 में, रीइंफोर्सेस आंख बंद करके। और कोरोबोरेट्स में अगर थर्ड पार्टी अगर प्रूफ दे रहा है, इंडिपेंडेंट एविडेंस मिल रहा है, S2 में अगर इंडिपेंडेंट एविडेंस दिया है जो कि S1 को सही साबित कर दे, तो हम उसमें कोरोबोरेट्स लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफाइज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफाइज। तो क्वालिफाइज में याद रखना S1 दिया रहेगा, S2 दिया रहेगा। S2 अगर कोई लिमिट लगा दे कि भैया S1 ठीक है लेकिन, बोल के देखना कि S1 तो ठीक है लेकिन S2 कुछ कह रहा है, लेकिन वर्ड अगर बीच में लग रहा है तो क्वालिफाइज आएगा। जैसे अगर S1 में बोल रहा है कि मेरा जब CDS एग्जाम हो जाएगा तो मैं गोवा घूमने जाऊंगा, गोवा जाऊंगा दोस्तों के साथ। ठीक है, तो S1 बोल रहा है कि CDS एग्जाम जब मेरा हो जाएगा तो मैं गोवा जाऊंगा दोस्तों के साथ, और S2 में बोल रहे हैं पापा बोल रहे हैं कि ठीक है भाई तू चले जाना गोवा, लेकिन गोवा तो तभी जाएगा जब तू CDS में पास होगा। ठीक है, तो S1 कह रहा है कि CDS जब हो जाएगा तो मैं गोवा घूमने जाऊंगा, S2 कह रहा है गोवा घूमने तभी जाएगा जब तू CDS पास हो जाएगा, लेकिन तू गोवा घूमने तभी जाएगा जब तू CDS
पास कर लेगा। तो अगर S2 जो है वो लिमिट ऐड कर दे या कंडीशन ऐड कर दे या एक्सेप्शन ऐड कर दे, यहाँ पे कंडीशन ऐड हो गया ना कि जाएगा, ठीक है तू जाएगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू तभी जाएगा जब तेरा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल देखो, हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस। हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगा, और S2 में बोल रहा है लेकिन हार्डवर्क करोगे सक्सेस तभी मिलेगा जब तुम सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करोगे। ठीक है, अब जाना है ईस्ट में, अब फुल ताकत से पूरी मेहनत से भाग रहे हो वेस्ट में, तो पहुंचोगे क्या कभी भी किसी डेस्टिनेशन पे? नहीं पहुंचोगे। तो बस वही चीज़ लिख रहा है कि हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, मेहनती लोग को सक्सेस मिल जाता है, लेकिन सक्सेस भी तब मिलेगा जब तुम हार्डवर्क सही डायरेक्शन में करोगे। तो लेकिन आ गया ना, एक कंडीशन आ गया कि ये होगा तभी ये होगा, S2 तभी S1 तभी होगा जब ये होगा। ठीक है, तो S1 में एक ब्रॉड स्टेटमेंट, एक जेनरिक चीज़ लिखी रहेगी, और S2 उसको एक कंडीशन डालेगा उसमें, या एक्सेप्शन डालेगा या लिमिट डालेगा, और बोलेगा कि ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब तुम S2 में जो लिखा है वो कर पाओगे। तो ठीक है, जैसे हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगा जब हार्डवर्क सही डायरेक्शन में होगी, तभी मिल पाएगा। ठीक है, गलत डायरेक्शन में हार्डवर्क कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये शर्त या सीमा लगा दे तो इसी को हम क्वालिफाइज बोलेंगे। अब इन सब को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे CDS 1 2026 और CDS 2025 के पेपर पे, टेंशन आप मत लो। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारे के सारे 300 प्रैक्टिस सेट आपको इस S1 S2 का दे दूंगा। ठीक है, तो आपके पास एबंडेंट क्वेश्चंस होंगे आराम से इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है रीइटरेट्स। रीइटरेट में क्या होता है कि S1 और S2 में सेम चीज़ लिखी होगी अलग शब्दों में। S1 में कोई चीज़ लिखी होगी, S2 में वो सेम चीज़ दोहराएगा लेकिन शब्द अलग होंगे। जैसे S1 में बोल रहा है ही इज़ वेरी करेजियस, बहुत करेजियस है, और S2 में बोल रहा है ही शोज नो फियर इन द फेस ऑफ डेंजर। तो इसका भी मतलब वही है कि ही इज़ वेरी करेजियस, बस अलग शब्दों में लिखा हुआ है, शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, बट मतलब दोनों का सेम है। तो इस केस में आप जाओगे रीइटरेट्स के साथ, सेम चीज़ को दोहराना, बस थोड़ा सा शब्द अलग होंगे, बाकी सेम चीज़ को दोहराने की बात अगर होगी तो आप रीइटरेट्स के साथ जाओगे। जैसे एक और बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है, अगर S1 में लिखा हो कि आपकी क्रश ने आपसे बोला कि आई ओनली सी यू एज अ फ्रेंड, और S2 में लिखा हो कि मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे शादी करने की, या तुमको बॉयफ्रेंड बनाने की या गर्लफ्रेंड बनाने की, तो समझ जाना सेम बात लिखा हुआ है, बस अलग शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुमको 3 दिन 6 दिन 8 दिन बाद समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रही थी। ठीक है, बट सेम चीज़ होता है, बस शब्द अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाकी सेम चीज़ लिखा हुआ है अलग शब्दों में, तो आप रीइटरेट्स के साथ जाओगे। नेक्स्ट है कोरिलेट्स टू। तो कोरिलेट्स टू में क्या होगा कि S1 और S2 के बीच एक डायरेक्ट लिंक होगा। ठीक है, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ पे भी उस तरह का इम्पैक्ट आना चाहिए। मतलब S2 एंड S1 विल हैव अ डायरेक्ट लिंक, कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ भी बढ़नी चाहिए या उस पर इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, जैसे रात भर फ़ोन पर रील स्क्रॉल करना, अगर ये S1 में लिखा है, और S2 में लिखा है अगले दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दीवार को घूरना, भैया लिंकेज है ना दोनों के बीच में। अगर रील नहीं स्क्रॉल किए होते, पूरे दिन पढ़े होते, तो दीवार को थोड़ी घूरते एग्ज़ाम हॉल में, लिख रहे होते पेपर। वैसे ही अगर मैं बोलूँ रोज़ वर्कआउट करना और प्रॉपर डाइट लेना, ये S1 में लिखा है, और S2 में लिखा है 6 महीने बाद सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन दिखना, रिजल्ट है भाई, S1 का रिजल्ट है S2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि S1 में कुछ हुआ, उसकी वजह से S2 में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, डायरेक्ट लिंक होगा या रिजल्ट होगा, ये कीवर्ड है। ठीक है, अब ये देखो, पोवर्टी रेट्स आर हाई इन दिस रीजन, S1 में लिखा है, और S2 में लिखा है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स आर ऑल्सो वेरी हाई हेयर। अब देखो, पोवर्टी बढ़ेगा, पैसा नहीं होगा, तो स्कूल से ड्रॉप आउट होंगे लोग, तो दोनों लिंक्ड है ना, दोनों एक दूसरे से, है ना। S1 का रिजल्ट है S2, तो इसको ऐसे याद रखना है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में लिंक होगा, और S1 का रिजल्ट होगा S2। तो आप क्या लगाओगे? कोरिलेट्स टू लगाओगे, आपसी नाता होना चाहिए दोनों के बीच। नेक्स्ट है कन्फर्म्स। ठीक है, देखो कन्फर्म्स में क्या होगा कि जो पहले सिर्फ एक अंदाजा या रिपोर्ट था, उसमें S2 आकर के 100% अपना फाइनल मुहर या प्रूफ डाल देगा। ठीक है, जैसे S1 में कुछ लिखा रहेगा जो कि एक अंदाज़ा है, या फिर मान लो कि वो एक थ्योरी है, ठीक है, या वो रिपोर्ट है, और S2 क्या करेगा, S2 में कोई एक ऐसा पॉइंट लिखा रहेगा जो कि 100% फाइनल सील लगा देगा उसके पास, उसके ऊपर, S1 के ऊपर। ठीक है, उसको एक प्रूफ बना देगा। S2 जो है वो एक प्रूफ बन करके S1 को बिल्कुल कंफर्म कर देगा कि जो S1 में लिखा था वो सही लिखा था। तो S2 इज़ द फाइनल प्रूफ दैट S1 इज़ ट्रू। तो S2 में कोई ऐसा प्रूफ लिखा रहेगा जो कि कंफर्म करेगा कि S1 जो है वो सही है, पक्की मुहर लगाना। ठीक है, अब इसका एक अगर एग्जाम्पल बोलूँ तो
जैसे S1 में मान लो लिखा हुआ है कि लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, S1 में लिखा हुआ है कि लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, और S2 में लिखा हुआ है ऑफिशियल PDF लिस्ट में रोल नंबर टॉप पे दिख गया, तो प्रूफ हो गया ना भैया। पहले जो चीज़ लग रहा था वो चीज़ प्रूफ नहीं था, लग रहा था, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल लिस्ट में नाम दिख गया तो फिर अब लगने की बात ही नहीं, अब तो हो गया वो चीज़, जो चीज़ लग रहा था वो हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कंफर्म कर रहा है, S2 जो है वो S1 को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, एक और, शक था कि पर्स दोस्त ने चुराया है। S1 में लिखा हुआ है कि मुझे शक था कि पर्स जो है वो मेरे दोस्त ने ही चुराया है, और S2 में लिख दिया है कि उसके बैग की चेन खोलते ही मुझे अपना पर्स वहाँ पे दिख गया। तो कंफर्म हो गया ना भैया कि जो मैं सोच रहा था वो सही था। तो बस वही है कंफर्म्स में, S2 जो है वो एक फाइनल प्रूफ दे देगा कि S1 जो है वो सही था। S1 देखो, द एक्सपेरिमेंट वाज अ सक्सेस, S1 में लिखा हुआ है, और S2 में लिखा हुआ है ऑल 3 इंडिपेंडेंट लैब्स वेरीफाइड द रिजल्ट। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई आई एम सक्सेसफुल, अब ये बात सिर्फ मैंने बोला है, इसका कोई वो नहीं है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैं सही में सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, और S2 में बोल देगा कि यार मतलब ये बंदा जो है इसने जो है जूडो में इंडिया रिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसे। तो ये एक प्रूफ बैठ गया ना कि जो S1 में इसने बोला बात कि ये सक्सेसफुल है वो सही बोला। ठीक है, तो इसी पे हम कंफर्म लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा बोल देना। ठीक है, एक जगह पे बोलेगा कि यार मैं घर पे रहता हूँ, और दूसरे स्टेटमेंट में बोलेगा कि भाई होटल में रहता हूँ, तो उल्टा हो गया ना, बिल्कुल फॉल्स कर देना। S1 को बिल्कुल ऐसा दिखा देना कि S1 में बिल्कुल झूठ लिखा हुआ था, फॉल्स लिखा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल उल्टा बोल देना, ऑपोजिट बोल देना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, S1 में लिखा है टाइगर्स आर फाउंड अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया, मतलब टाइगर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में मिलता है हर जगह, और S2 में बोल रहा है दे आर नाउ ओनली फाउंड इन स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड रिजर्व। अगर ओनली स्पेसिफिक रिजर्व में मिलता है तो फिर S1 गलत हो गया। S1 में आपने बोला हर जगह मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है, और S2 में आप बोल रहे हो कि सिर्फ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये स्टेटमेंट। ठीक है, S1 में दोस्त ने बोला कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, और S2 में उसकी मम्मी ने बोला कि ये 12 बजे से पहले बेड नहीं छोड़ता है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें लोग बहुत फंसते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा है और कॉन्ट्रास्ट कौन सा है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या हो गया कि बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल झुठला दिया कि S1 में जो लिखा है वो बिल्कुल ही झूठ है। ठीक है, वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया। और कॉन्ट्रास्ट में आपको एक डिफरेंस दिखाएगा। देखो, कॉन्ट्राडिक्ट में तो सीधे बोल दिया कि जो S1 है वो झूठ बोल रहा है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और कॉन्ट्रास्ट में दिखाएगा कि झूठ नहीं है, S1 अपनी जगह सही है, बट S2 में कुछ डिफरेंस दिखाएगा। जैसे S1 में अगर लिखा हो कि टॉपर रोज 8 घंटे NCERT को पढ़ता है, चाट जाता है पूरी तरह से, और S2 में लिखा हो कि बैक बेंचर्स एग्जाम के से 1 घंटे पहले 1 शॉट वाली वीडियोस देखते हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि S2 जो है वो गलत हो गया। S2 अपनी जगह ठीक है, S1 अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक कंट्रास्ट दिखा रहा है, एक डिफरेंस दिखा रहा है दोनों के बीच में। तो इसको कीवर्ड याद रखना, डिफरेंस दिखाएगा, लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक होंगे। S1 भी अपनी जगह ठीक है, S2 भी अपनी जगह ठीक है, कोई गलत नहीं है। S2 ये नहीं बोल रहा है कि S1 झूठ है, S1 लाई है। ठीक है, S2 ऑपोजिट नहीं है, S2 अपनी जगह ठीक है, S1 अपनी जगह ठीक है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिख रहा है बस मुझे। और कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, S1 अगर S2 ठीक है तो S1 गलत है, और अगर S1 ठीक है तो S2 गलत है। ठीक है, ये सीन है। अब कॉन्ट्रास्ट का एक और अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो बड़ा भाई एकदम सीधा और शांत है, S1 में लिखा हुआ है बड़ा भाई एकदम सीधा और शांत है, और S2 में लिखा हुआ है छोटा भाई पूरे मोहल्ले में हंगामा मचाता है। तो भैया S1 अपनी जगह ठीक है, S2 अपनी जगह ठीक है, बस एक डिफरेंस दिखा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि छोटा भाई अगर बदमाश है, हंगामा मचाता है, तो बड़ा भाई भी बदमाश ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। अब ये देखो, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक रिलाइज ऑन हारमोनी। S1 में लिख रहा है कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जो होता है वो हारमोनी पर रिलाई करता है, और S2 में लिख रहा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन रागाज एंड तालाज। तो भैया दोनों अपनी जगह ठीक है ना, लेकिन S2 जो है वो एक डिफरेंस दिखा रहा है कि S1 से हम वेस्टर्न कल्चर से हम किस तरह से अलग हैं, कैसे हम डिफरेंट हैं। तो जब भी आपको डिफरेंस दिखाएगा दोनों के बीच, तो आप लगाओगे कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कीवर्ड क्या है, डिफरेंस, दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, बट S2 एक डिफरेंस दिखा रहा है कि S1 में कुछ हो रहा है, S2 में कुछ और हो रहा है, तो तब आप लगाओगे कॉन्ट्रास्ट। और जब झुठला दे, S2 बोले कि नहीं भैया S1 गलत है, अगर S2 सही है तो S1 को गलत होना पड़ेगा, तो आप लगाओगे कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि टाइगर पूरे इंडिया में मिलता है, और S2 में बोल रहा है कि नहीं टाइगर जो है सिर्फ स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड रिजर्व में मिलता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड रिजर्व में रहता है तो फिर पूरे इंडिया में कैसे हो सकता है,
क्योंकि पूरा इंडिया में थोड़ी है हर जगह प्रोटेक्टेड रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि फॉल्स है S1, ठीक है, S1 इज फॉल्स या ऑपोजिट, और कॉन्ट्रास्ट में देयर इज अ डिफरेंस, दोनों अपनी जगह ठीक है। नेक्स्ट है इलैबोरेट्स ऑन। तो इलैबोरेट्स ऑन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि S1 में एक ब्रीफ हेडलाइन दिया रहेगा, जैसे न्यूज़ में हेडलाइन दिया रहता है, फिर नीचे जाते हो तो क्या रहता है, पूरा कहानी लिखा रहता है छोटे छोटे शब्दों में। तो इलैबोरेट्स ऑन का भी मतलब यही है, S2 में एक ब्रीफ हेडलाइन दी होगी और S2 जो होगा वो आके पूरी कहानी खोल देगा, ठीक है। जैसे S1 में अगर लिखा है कि कल शादी में बहुत कलेश हुआ, और S2 में लिखा हो कि पहले फूफा जी रूठ गए, फिर स्टेज पर पनीर खत्म हो गया, फिर लड्डू फेंकने पड़ गए वगैरह वगैरह, तो इससे ये समझ में आ रहा है ना कि कलेश क्यों हुआ। तो S1 एक हेडलाइन था कि कलेश हुआ, और S2 में फिर डिटेल दिया गया है कि कलेश हुआ तो किस तरह से हुआ, क्या क्या हुआ, किसने किसको मारा, किसने किसको गाली दी, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स फंडामेंटल राइट्स, ये S1 में दिया हुआ है, और S2 में बोल रहा है कि दीज इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह वगैरह। तो S2 जो है वो क्या कर रहा है, इलाबोरेट कर रहा है ग्रेटर डिटेल में, और S1 जो बात कर रहा था उसके और डिटेल में घुस के आपको समझा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इलाबोरेट्स बोलेंगे। तो जब S2 है वो एक्सप्लेन कर दे S1 को ग्रेटर डिटेल में, तो उसको हम इलाबोरेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई वर्ड क्या होता है, एग्जाम्पलीफाई मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देना। S1 में कोई एक जनरल बात लिखी होगी और S2 जो है उसका एग्जाम्पल देगा, ठीक है। S2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देगा, S1 जनरल कैटेगरी की बात करेगा, जैसे बोलेगा मेनी बर्ड्स माइग्रेट सीजनली, सीजन में बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, और S2 में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, द साइबेरियन ट्रेन ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू इंडिया इन विंटर। तो माइग्रेटरी बर्ड का एक एग्जाम्पल दे दिया। तो जैसे ही एग्जाम्पल आपको दिख जाए S1 का, S1 में कोई बात की होगी, उसका एग्जाम्पल अगर आपको S2 में दिख जाए तो आप जाओगे एग्जाम्पलीफाई के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूं, S1 में लिखा हुआ है हमारे सर्कल में सब फेकू भरे हुए हैं, और S2 में लिखा हुआ है जैसे बंटी बोलता है उसके चाचा डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ड्राइवर है। थोड़ा घटिया एग्जाम्पल हो गया, बट इससे आपको समझ में आता है कि आपने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि सारे फेकू हैं, और S2 में जो है आपने एक एग्जाम्पल दे दिया अपने दोस्त बंटी का, जो एक चीज़ बोल रहा है जिससे ये साबित होता है कि वो फेकू है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई में एग्जाम्पल दिया रहेगा S2 में S1 के बारे में। नेक्स्ट है कोइंसाइड्स। कोइंसाइड का मतलब दो घटनाएं एक टाइम पे हो जाए, दो अलग अलग घटनाएं अचानक एक ही टाइम पर हो जाएं, इत्तेफाक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है दी अर्थक्वेक स्टक एट मिडनाइट, अर्थक्वेक मतलब भूकंप जो है वो मिडनाइट में आया, और S2 में बोल रहा है अ सुनामी अलर्ट वाज साइमल्टेनियसली इशूड फॉर द कोस्ट, कि जैसे ही अर्थक्वेक आया तो एक सुनामी का अलर्ट भी इशू किया गया। तो दोनों एक ही टाइम पे हुआ ना, दोनों अगर एक ही टाइम पे होगा, दो अलग अलग चीज़ें अगर एक ही टाइम पे हो जाएंगी तो कोइंसाइड्स लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, S2 जैसे ही फ़ोन में गेम खोला, S1 है, और S2 है उसी सेकंड पापा रूम में आ गए, ठीक है। तो दो अलग अलग घटनाएं एक ही टाइम पे हो जाएं, इत्तेफाक बोल लो या जो भी बोल लो, दो अलग अलग चीज़ें अगर सेम टाइम पे हो जाए तो उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, कोइंसाइड्स विथ लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा कि S1 अगर अकेले उसको पढ़ोगे तो वो अधूरा लगेगा, और S2 आके उसको कंप्लीट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं बोलता हूँ S1 में रिटन एग्जाम पास करना ज़रूरी है, और S2 में बोलता हूँ साथ में SSB क्लियर करना ही करोगे तभी जॉब मिलेगी, ठीक है, तभी ऑफिसर बन पाओगे। तो S1 जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट S2। अगर S1 में लिखा हुआ है अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स द बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स, S1 में लिखा हुआ है बैलेंस डाइट लोगे तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगी बॉडी को, और S2 में लिखा हुआ है रेगुलर एक्सरसाइज इंश्योर्स दोज न्यूट्रिएंट्स आर इफेक्टिवली यूज्ड। भैया इसका ही ये कंटिन्यूएशन है, बिना S2 के S1 इनकम्प्लीट है, तो उस केस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे कि S2 आ करके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है S1 को, सपोर्ट कर रहा है और कंप्लीट कर रहा है। मेन बात ये है, ठीक है, मेन बात ये है कि कंप्लीट कर रहा है। इसमें आपको हमेशा शॉर्टकट अगर बताऊं तो आपका ये वाला वर्ड कॉमन मिलेगा आपको दोनों में, एक वर्ड आपको जनरली कॉमन मिलेगा दोनों में, ठीक है। ये मतलब शॉर्टकट है, ऑब्वियसली लॉजिक लगाओगे तो बेटर रहेगा हमेशा, ठीक है, कि बैलेंस डाइट से बढ़िया न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो नेक्स्ट लाइन में वो बता रहा है। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूएशन है S1 का, तो अगर S1 का कंटिन्यूएशन दिखे S2 तो आपको लगाना है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो S2 कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन दैट S1 स्टार्टेड, तो S1 ने एक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट किया और S2 उसको कंप्लीट किया, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, एक दूसरे को पूरा करना, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि S1 में कुछ लिखा रहेगा, S2 क्या करेगा ना कि एक्स्ट्रा डेटा देगा, एक्स्ट्रा इन्फो देगा, बट वो एसेंशियल नहीं है। मतलब अगर ये डेटा नहीं भी दिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो भी काम चल जाता। जैसे S1 में लिखा है दी ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, और S2 में लिखा है इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब यहाँ पे शाहजहां का कोई लेना देना है नहीं यूनेस्को से। जैसे आप बोलोगे कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं है, तो ये देखो, ये न्यूट्रिएंट खत्म हुआ और न्यूट्रिएंट से ही शुरू हुआ। मतलब आपको कॉमन चीज़ दिखेगी कि अगर S1 और S2 को अलग अलग रख दिया जाए तो दोनों ही इनकम्प्लीट हो जाएंगे। बट इसमें देखो सप्लीमेंट्री में क्या है कि ताजमहल बनाया शाहजहां ने, अब उसका कोई लेना देना है क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से? कोई लेना देना है ही नहीं S1 का S2 से। दोनों अपना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। यूनेस्को साइट तो अभी बना है और शाहजहां ने तो कहाँ 500-600 साल पहले इसको बनाया था। ठीक है, तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हाँ, अगर यहाँ S1 में कोई ऐसा स्टेटमेंट होता जो कि यूनेस्को से रिलेटेड होता तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता। अगर S1 में लिखा रहता कि यूनेस्को साइट का जो टैग मिलता है उसके लिए फलना फलना कंडीशंस होने ज़रूरी हैं ताजमहल में, और S2 फिर बोलता है यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में, तो ये कनेक्ट हो जाता आपस में और फिर उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीट करते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या है कि S2 जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो देगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल होगा। कोई बहुत ही मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि जिसके बगैर इंडिपेंडेंटली दोनों एग्जिस्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में। नेक्स्ट वर्ड है इनवैलिडेट्स। नेक्स्ट है इनवैलिडेट्स। इनवैलिडेट्स में याद रखना कि S2 के आने से S1 का सारा प्लान या मेहनत या रूल वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, खराब हो जाता है। ठीक है, तो S2 के आने से S1 पॉइंटलेस हो जाएगा या नल हो जाएगा। जैसे अगर S1 में लिखा हो कि 4 महीने पहले मैंने ट्रेन का टिकट बुक करवाया था। ठीक है, S1 में लिखा हुआ है 4 महीने पहले ट्रेन का टिकट बुक करवाया था दिल्ली जाने के लिए, और S2 में लिखा हुआ है जब 4 महीने बाद पहुंचा स्टेशन तो ट्रेन कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो S2 के आने की वजह से S1 नलीफाई हो गया या पॉइंटलेस हो गया। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ही ट्रेन फॉर ईयर्स टू बिकम अ पायलट। पायलट बनने के लिए उसने सालों साल मेहनत किया। और S2 में लिखा हुआ है ही वॉज लेटर फाउंड मेडिकली अनफिट टू फ्लाई, लेकिन वो मेडिकली अनफिट था उड़ाने के लिए जहाज़। ठीक है, एक और S1 में लिखा हुआ है कि पूरा पेपर चिट्स देख के छाप दिया एग्जाम में, और S2 में लिखा हुआ है एग्जामिनर ने पेपर ही कैंसिल कर दी। आपने इतनी मेहनत की, चीटिंग की, सोचा टॉप कर जाओगे, और इन्विजिलेटर या एग्जामिनर ने एग्जाम ही कैंसिल कर दी, तो S2 की वजह से S1 पॉइंटलेस हो गया। तो बस यही है इनवैलिडेट्स। नेक्स्ट है डिसअप्रूव्स। डिसअप्रूव्स में क्या होता है कि S1 जो है वो एक गलत क्लेम कर रहा होता है, जिसको S2 आ करके एक फैक्चुअल प्रूफ देके गलत प्रूफ कर देता है कि S1 गलत बोल रहा था। ठीक है, जैसे S1 में बोला कि अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट फॉर सेंचुरीज, बहुत सालों तक ऐसा माना गया कि धरती चपटी है, और S2 में बोल दिया गया कि सैटेलाइट इमेजेस और फिजिक्स ने फाइनली इसको प्रूव कर दिया कि जो धरती है गोल है। तो इसमें क्या हुआ, S2 जो है वो डिसअप्रूव कर रहा है कि S1 गलत लिखा था, और S2 उसको सही कर रहा है कि भैया इतने सालों से जो भी हो रहा था गलत था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, S1 में लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप पे आया था कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, और S2 में लिखा हुआ है कि लेकिन टेस्ट ने दिखा दिया कि वो सिर्फ कॉर्न और एडिबल ऑयल से बनता है। ठीक है, तो S2 जब आया तो उसने प्रूफ कर दिया कि S1 गलत बोल रहा था। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये 15 याद हो जाएंगे, और इन 15 के बेसिस पे आपके मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। 2026 का फर्स्ट वाला पेपर है। S1 में बोला हुआ है कि जो समर इन दिल्ली इज एक्सट्रीमली हॉट, जो गर्मियां दिल्ली में पड़ती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और S2 में लिखा हुआ है समर इन शिमला इज क्वाइट कोल्ड, कि जो गर्मी शिमला में पड़ती है, गर्मी का मौसम वो ठंडा ही होता है, उसमें कोई गर्मी होती नहीं है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो, पहला है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कन्फर्म, क्वालिफाइज। कन्फर्म तो नहीं कर रहा क्योंकि कन्फर्म एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव तब होता है जब दोनों में सेम बात लिखी होती, दोनों में अलग अलग बातें लिखी है। क्वालिफाइज भी नहीं हो सकता, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट दोनों के बीच का रिलेशनशिप नेगेटिव है भाई, ध्यान से अगर देखोगे तो। ठीक है, एक जगह हॉट बोल रहा है, एक जगह कोल्ड बोल रहा है, तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में नेगेटिव है, और सी और डी में आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये दोनों को तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दो। बचा कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट। तो हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है और दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं कि S1 में कोई चीज लिखी है, उसका एग्जैक्ट उल्टा S2 में लिखा हो, और S2 के लिखने की वजह से S1 को फॉल्स माना जाए, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे। जैसे अगर S1 में लिखा होता कि दिल्ली में गर्मियां बहुत गर्म पड़ती हैं, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और S2 में लिख दे कि भाई दिल्ली में गर्मी
नहीं पड़ती है। तो दोनों उल्टा हो गया भाई, एक में बोल रहा है बहुत गर्मी पड़ती है और दूसरे में बोल रहा है दिल्ली में बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। तो ये उल्टा हो गया, उल्टे को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिल्ली और शिमला अलग अलग जगह की बात हुई है। तो अगर शिमला में गर्मी में ठंड पड़ती है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत लिखा हुआ है। दिल्ली अपनी जगह ठीक है, शिमला अपनी जगह ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन S2 जो है वो एक डिफरेंस दिखा रहा है कि भाई दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, शिमला में थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। तो दोनों S2 जो है वो एक डिफरेंस दिखा रहा है बिटवीन S1 एंड S2। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिफरेंस दिखा रहा है। और ये वाला पॉइंट हमने कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे S1 अपनी जगह ठीक हो, S2 अपनी जगह ठीक हो, लेकिन S2 जो है वो डिफरेंस दिखा रहा है। डिफरेंस क्यों दिखा रहा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो दोनों में समर की बात हो रही है लेकिन जगह अलग अलग है ना। दिल्ली में गर्मियों में गर्मी पड़ती है, शिमला ऊपर है तो शिमला में गर्मियों में सर्दी पड़ेगी, विच इज़ ओके, विच इज़ अ फैक्ट। तो ये अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है, बट ये दोनों डिफरेंस दिखा रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में अंतर है। और जब हम डिफरेंस दिखाते हैं तो हम उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया सॉल्व। 92, बनानाज आर अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। S1 में बोल रहा है कि जो बनाना होता है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, और S2 में बोल रहा है डॉक्टर्स ऑफन रिकमेंड बनानाज टू मेंटेन हेल्दी लेवल ऑफ पोटेशियम। ठीक है, कि डॉक्टर जो है वो लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप बनानास खाओ ताकि आपके बॉडी में पोटेशियम का मात्रा बना रहे, ठीक है। तो देखो रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, भैया पॉजिटिव है। ऑप्शन में आओ, कॉन्ट्राडिक्ट नेगेटिव, कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव, ये दोनों तो कट गया ऐसे ही। अब बच रहा है कंफर्म या क्वालिफाइज। अब आपको देखना है कि कंफर्म का मतलब हमने क्या पढ़ा था और क्वालिफाई का मतलब हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो देखो डॉक्टर के रिकमेंडेशन ने S1 में जो फैक्ट लिखा था ना कि जो बनाना होता है उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिलता है, और S2 बोल रहा है कि इसीलिए जो है डॉक्टर्स लोगों को पोटेशियम इंटेक के लिए बनाना को रेकमेंड करते हैं। तो S2 जो है वो एक मोहर लगा रहा है कि जो S1 में लिखा है वो ठीक लिखा है, क्योंकि अगर बनाना में पोटेशियम नहीं होता तो डॉक्टर क्यों रेकमेंड करता पोटेशियम बढ़ाने के लिए पेशेंट को। तो जब डॉक्टर उसको रेकमेंड कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो S2 है वो एक मोहर लगा रहा है कि हाँ भैया S1 में जो लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कन्फर्म में। और क्वालिफाइज क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। क्वालिफाइज में क्या पढ़ा था, क्वालिफाइज, हाँ ये रहा। क्वालिफाइज में हमने ये पढ़ा था कि भैया S2 जो है वो कोई कंडीशन ऐड करेगा या एक्सेप्शन ऐड करेगा कि ये कर लेना, लेकिन क्या इसमें कोई लेकिन वेकिन वाली कोई कंडीशन आपको दिख रहा है क्या, कि बनाना जो है वो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, लेकिन तभी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम होगा जब इसको सुबह में खाया जाएगा। अगर ऐसा होता S2 में लिखा होता कि बनाना जो है डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ सुबह में खाइए तभी आपको पोटेशियम मिलेगा, तब इसको हम क्वालिफाइज में डालते, क्योंकि तब कंडीशन ऐड करता है ये कि रात में खाओगे तब नहीं मिलेगा, सुबह खाओगे तभी मिलेगा। अगर ऐसा लिखा होता तब इसको हम क्वालिफाइज में डालते, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। ये तो कंफर्म कर रहा है रात खाओ दिन खाओ जब भी खाना है खाओ, पोटेशियम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो S2 जो है वो कंफर्म कर रहा है कि S1 में जो लिखा था वो सही लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस नो एग्जॉस्ट एमिशन। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं वो कोई एग्जॉस्ट एमिशन प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट है हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज देम मे कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। तो अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ये S1 में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो एग्जॉस्ट एमिशन नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे ये चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, तो इनडायरेक्टली वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो भैया लेकिन है ना, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब भी हिंदी में कन्वर्ट करोगे और लेकिन आ जाए कि भैया CDS के बाद चले जाना गोवा, लेकिन तभी जाओगे जब एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो जब भी लेकिन आ जाए मतलब कंडीशन ऐड हो रहा है, लिमिट ऐड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा क्वालिफाइज के साथ जाते हैं। एक शॉर्टकट हमेशा याद रखना, हाउएवर दिखे, अगर हाउएवर दिख गया, ठीक है, अगर बट दिख गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाउन करना, अगर बट दिख गया, अगर हाउएवर दिख गया, ठीक है, या फिर आपको दिख जाए, मान लेते हैं दो दिख जाए, 2 वर्ड दिख जाए, ठीक है, या कुड बी बेटर दिख जाए, या येट दिख जाए, ये सारे अगर आपको वर्ड्स दिख जाए ना, आंख बंद करके क्वालिफाइज लगा देना, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए शॉर्टकट जो बताया उसमें 95 में आपको हाउएवर दिख रहा है, वापस लगाइए क्वालिफाइज, ख़त्म करिए इसको। उसके बाद आप देखिए 98 में देखिए कुड बी बेटर दिखा, लगाइए क्वालिफाई, ख़त्म करिए इसको। हो गया ट्रिक से 3 सॉल्व, 1 2 3 ऐसे ही ख़त्म हो गया, पढ़ना भी नहीं पड़ा आपको, वैसे पढ़ लीजिएगा एक बार कंफर्म करने के लिए। 94 पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड।
S1 बोल रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, और S2 में बोल रहा है K2 इन दी काराकोरम रेंज इज टॉलर देन माउंट एवरेस्ट। भैया यहाँ पे बोल रहा है कि इससे बड़ा माउंटेन कोई है ही नहीं, और S2 में बोल रहा है कि नहीं नहीं काराकोरम जो है वो माउंट एवरेस्ट से बड़ा है। तो बिल्कुल झुठला दिया ना कि S1 में जो लिखा है वो झूठ है। अगर S1 वाला सच है तो S2 वाला झूठ है, और S2 वाला सच है तो S1 वाला झूठ है। और अपने को S2 का रिलेशन S1 से फाइंड करना है, तो हमने मान लिया कि S1 झूठ है क्योंकि S2 में तो दूसरे माउंटेन के बारे में बोल रहा है कि वो सबसे ऊपर है। तो क्या आंसर है भाई? कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, मतलब बिल्कुल ही झुठला दिया। कॉन्ट्रास्ट तो तब होता जब डिफरेंस दिखाता, बट दोनों अपनी जगह ठीक होता। अगर यहाँ पे लिखता K2 इज इन काराकोरम इज टॉलेस्ट पीक इन इंडिया, तब हम ये बोलते कि भैया दोनों दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिफरेंस दिखा रहे हैं, तब हम कॉन्ट्रास्ट पे जाते। लेकिन अभी हम कॉन्ट्राडिक्ट पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ये सबसे ऊंचा है, और यहाँ पे बोल रहा है ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। तो भैया अगर K2 ऊंचा है तो माउंट एवरेस्ट कम ऊंचा हुआ, और माउंट एवरेस्ट ऊंचा है तो K2 कम हुआ। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, और जब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता तो आप हमेशा लगाओगे कॉन्ट्राडिक्ट। 95 का हमने कर ही लिया, हाउएवर दिखेगा तो क्वालिफाइज लगाना है। 96 पे चलते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे और संभल के चलता है वो लॉन्ग टर्म में रेस जीतता है। और S2 में लिखा हुआ है हेस्ट मेक वेस्ट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई, ये कहना चाह रहा है कि हड़बड़ी में कचड़ा हो जाता है काम। तो भैया सेम चीज़ को अलग भाषा में दोहरा रहा है ना। पहले में बोल रहा है धीरे धीरे चलोगे तो सब बढ़िया होगा, और S2 में बोल रहा है भैया ज़्यादा होशियार बनोगे, ज़्यादा तेज़ी में काम करोगे तो सब कचड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लेकिन वर्ड आ रहा है? क्या यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है? सॉरी, क्या यहाँ पे कंडीशन ऐड कर रहा है? कोई कंडीशन ऐड नहीं कर रहा, सेम बात को अलग अलग शब्दों में कह रहा है, तो क्वालिफाइज कट गया, नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। दोनों सेम बात को कह रहा है तो रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। और ये दोनों नेगेटिव होते हैं, बच गया C, और हमारा आंसर है कन्फर्म कर रहा है। जब सेम बात को अलग अलग शब्दों में बोला जाए उसी को हम कन्फर्म बोलते हैं। ठीक है, S1 में बोल रहा है कि मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, मतलब बहुत सारे लोग एक काम को करते हैं तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है। अब जैसे मैं मान लो मेरे अंडर में 3 टीचर होते, ठीक है, या टीम होता 4 लोगों का, तो कोई कंटेंट रिसर्च करता, कोई वीडियो एडिटिंग कर देता, और कोई जो है मतलब स्क्रिप्ट रेडी कर देता, मेरे को आना था पढ़ देना था, तो कितना जल्दी हो जाता। 2-2 घंटे में हम वीडियोस बनाते रहते, और बहुत जल्दी जल्दी हम वीडियोस रिलीज़ कर पाते दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरह। लेकिन अब चूंकि अगर अकेले करना है तो आपको हैवी काम करना पड़ता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो टाइम लगता है, 1-1, 2-2 दिन लग सकता है। ठीक है, तो इसमें वही बोल रहा है कि बहुत सारे लोग अगर मिल के काम करेंगे टीम बना के तो काम हल्का हो जाता है। और S2 में बोल रहा है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि अगर सेम काम को बहुत सारे लोग उसमें एक खाना बना रहे हैं, उसी में बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, सब अपना आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे कर लेते हैं, इसमें नमक थोड़ा और ज़्यादा डाल दो, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ, तो क्या होगा कि आपका काम खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें बोल रहा है बहुत ज़्यादा लोग काम करेंगे तो काम हल्का हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और S2 में बोल रहा है बहुत सारे लोग काम करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो भैया ऑपोजिट बोल दिया इसने, एक में बोला अच्छा हो जाएगा, एक में बोला खराब हो जाएगा, तो उल्टा बोल दिया, तो क्या आंसर होगा भाई? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2026 वाला काफ़ी इजी आया था, और इसमें अगर आप 10 में से 9 ले रहे हो तो भी आप पिछड़ रहे हो मेरे हिसाब से। तो भैया इसमें तो किसी भी बंदे को 10 में 10 लेना चाहिए आइडियली। इट इज़ मच मोर ईजियर दैन पार्ट्स ऑफ द स्पीच और कोई भी और सेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने कर ही लिया, कुड नॉट बी बेटर दिखेगा तो क्या लगाना है? क्वालिफाइज लगाना है। ठीक है, 99 रिसर्च शोज एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मूड। रिसर्च ये दिखाता है कि एक्सरसाइज करने से मूड इम्प्रूव हो जाता है। और S2 में बोल रहा है एक 2022 का स्टडी है, इट लिंक्स डेली वॉक्स टू रिड्यूस्ड डिप्रेशन। ठीक है, तो भाई सेम चीज़ बोल रहा है ना, और इसको इनफैक्ट कंफर्म कर रहा है ये एक एग्जांपल देके या रिपोर्ट को कोट करके कि 2022 में एक स्टडी हुई थी, और वो स्टडी ने ये कंफर्म किया है कि हाँ भाई, जिन लोगों ने ज़्यादा वॉक किया उनका डिप्रेशन कम हुआ। ठीक है, तो देखो इम्प्रूव मूड इम्प्रूव, और इसमें इसने एग्जाम्पल देके या बोल दो कि S2 जो है वो कंफर्म कर रहा है कि S1 में जो लिखा था वो सही था। ठीक है, इसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, फिक्स्ड ऑप्शन है, तो बहुत इजी हो गया है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसी में अगर आपको रीइटरेट दे देता, एग्जाम्पलीफाई दे देता, या फिर कोरोबोरेट्स दे देता और कोइंसाइड्स दे देता, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते थे। नेक्स्ट 100 S1, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं मिक्स करके डालूंगा, तो आपके डिफ़िकल्ट सवाल भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और ईजी वाले तो हो ही जाएंगे। S1 100 का S1, सम पीपल डाउट दैट गॉड एग्जिस्ट्स। कुछ लोगों को डाउट होता है कि भगवान होते भी हैं या नहीं। और S2 कहता है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज यूनिवर्सल, है ना। और S2 कह रहा है कि भैया यूनिवर्सल मतलब हर आदमी बिलीव करता है भगवान में, और S1 में लिख रहा है कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते। तो भैया ये क्या कर रहा है यार, ये डिफरेंस भी नहीं दिखा रहा है, उल्टा बात बोल रहा है। ठीक है, एक जगह बोल रहा है कि कुछ लोग बिलीव नहीं करते, और दूसरी जगह बोलता है कि पूरी दुनिया बिलीव करती है। तो अगर पूरी दुनिया करती है तो ये कुछ लोग वाला स्टेटमेंट गलत है। तो जब गलत है या ऑपोजिट है तो क्या बोलते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था। इसमें जिस बंदे ने 9 भी लिए उसका
मैं मानूंगा कि उसने ख़राब किया है। इसमें 10 में 10 आना चाहिए आइडियली इंसान को, और पता नहीं क्यों इतने सारे लोग कह रहे थे S1 S2 बनाओ, जबकि इट वाज ईजी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, CDS 2 2025 के पेपर पे। ठीक है, और इस पे हम लोग अपने ट्रिक्स को और अपने जो भी हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम कितनी आसानी से कितना सॉल्व कर पाते हैं। चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। ये CDS 2 2025 का पेपर है। देखिए 41 वाला सवाल में फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, और S2 बोल रहा है सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट हाउएवर। भैया हाउएवर दिखते ही क्या करना है, हाउएवर दिखते ही क्या लगाना है, क्वालिफाइज। तो क्वालिफाइज हो गया आंसर। ठीक है, तो 1 तुरंत सॉल्व हो गया। अच्छा देखते हैं हम कि और कहीं कहीं पे क्वालिफाइज दिख रहा है, तो हम पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं अपने ट्रिक से। ठीक है, ठीक है, तो और कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक पे तो लगा। चलिए 42 पे आते हैं। 42 कह रहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रिस्पेक्ट, कि हर इंसान बराबर है हर चीज़ में। मतलब अगर विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेल सकता है तो मैं भी बराबर हूँ, मैं भी वैसा ही खेल सकता हूँ। मतलब हर इंसान को जब बनाया गया था तो इक्वल बनाया गया था हर रिस्पेक्ट में। और S2 कह रहा है कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। भैया जब अगर सब इक्वल हैं तो कुछ लोग ज़्यादा इक्वल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो S1 बोल रहा है कि सब लोग बराबर होते हैं, और S2 बोलता है कि कुछ लोग ज़्यादा बराबर होते हैं। मतलब कि सब लोग बराबर नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा बराबर हैं और कुछ लोग कम बराबर हैं। इसका मतलब है कि सब बराबर नहीं है। अगर सब बराबर होते तो सारे लोग ज़्यादा बराबर होते या सारे लोग कम बराबर होते, जो भी। इसमें बोल रहा है कुछ लोग ज़्यादा बराबर हैं तो कुछ लोग कम बराबर होंगे। इसका मतलब है कि सब बराबर नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। ठीक है, थोड़ा भी दिमाग होगा तो समझ जाओगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे 97% लोग। ठीक है, इसमें बोल रहा है सब लोग इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं। दूसरे में बोल रहा है कुछ लोग ज़्यादा बराबर हैं, तो कुछ ज़्यादा बराबर हैं तो कुछ कम बराबर हैं। इसका मतलब सब बराबर नहीं है। तो ये क्या कर रहा है भाई, S2 जो है ये उल्टा बात कर दिया S1 का, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया S1 को। तो सिंपल था। अब 43 पे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज़ बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग, कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसको ट्रेस किया जाता है बिग बैंग से। S2 बोल रहा है देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग, और बिग बैंग से पहले क्या एग्जिस्ट करता था ये किसी को पता ही नहीं है। अब देखो, अब इसका मतलब पहले समझो हिंदी में। S1 बोलता है कि हमने ब्रह्मांड की जो शुरुआत है, ब्रह्मांड मतलब धरती की जो शुरुआत है, वो बिग बैंग तक खोज लिया है। मतलब बिग बैंग से शुरुआत हुई, और उससे पहले क्या था वो अपने को नहीं पता, क्योंकि जब धरती ही उसके बाद बनी है तो इंसान उसके बाद बने हैं, तो इंसान कहाँ, मतलब बिग बैंग से पहले क्या था इंसानों को अभी तक नहीं पता। और S2 बोल रहा है कि देयर कैन बी नो नॉलेज, मतलब S2 कह रहा है कि देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर बिग बैंग, और बिग बैंग से पहले क्या एग्जिस्ट करता था ये इसका नॉलेज नहीं है किसी के भी पास। ठीक है, तो S2 कर क्या रहा है आखिरकार, S2 जो है हमारे नॉलेज पर एक बाउंड्री खींच रहा है, एक लिमिट खींच रहा है। ऑप्शन पढ़ो ना, एस्टैब्लिशेस लिमिट ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट। भैया लिमिट खींच दिया कि अब इसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो हमारे नॉलेज को लिमिट कर दिया। तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि तुम्हारे नॉलेज को लिमिट कर दिया कि यार इससे पहले क्या था ये पता नहीं है। तो जब पता नहीं है इसका मतलब आप लिमिट हो गए वहाँ पे। ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आपने बाउंड्री खींच दी, लिमिट खींच दिया कि बिग बैंग के पहले क्या था ये जानना मुमकिन है ही नहीं, लिमिट खींच दिया आपने। तो S2 ने S1 के क्लेम पर एक लिमिट खींच दिया, तो ये C हमारा सही है। आप अगर एलिमिनेशन भी करना चाहते हो तो आप पहले सोचो, ठीक है, कि कह क्या रहा है कि बिग बैंग जो है, बिग बैंग से ओरिजिन हुआ अपने यूनिवर्स का, और यहाँ ये अपने को पता है, और S2 कह रहा है कि उससे पहले क्या होता था वो अपने को पता नहीं। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं रहा है, दोनों अपनी जगह ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो नेगेटिव हो गया, और दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो न्यूट्रल मान सकते हो, न्यूट्रल है। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया तो ये कट गया। एक्सप्लेन्स द बेसिस बिहाइंड द फर्स्ट, अगर जो S1 में लिखा है वो क्यों लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया रहता, अगर यहाँ S2 में ये लिखा रहता कि हम क्यों नहीं खोज पाए बिग बैंग से पहले, तब ये सही हो जाता कि एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्यों नहीं खोज पाए, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो एक्सप्लेनेशन तो है नहीं भैया, सेम चीज़ दोहरा रहा है और एक लिमिट लगा रहा है। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो बच रहा है C और D। ठीक है, अब D पे चलते हैं। कन्फर्म्स द असर्शन मेड इन द फर्स्ट। अब इस पे देखो कि कन्फर्म्स का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कन्फर्म्स का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं इस पे। हाँ, कंफर्म का मतलब हमने ये पढ़ा था कि S2 जो है वो फाइनल प्रूफ होगा कि S1 सही है। ठीक है,
फाइनल प्रूफ होगा। इसका मतलब कि कोई आपको एक प्रूफ देगा कि हाँ भैया जो S1 में लिखा था वो सही था। लेकिन क्या यहाँ पे प्रूफ की बात हो रही है? क्या कोई ऐसा प्रूफ दिया जा रहा है कि बिग बैंग से पहले अपना नॉलेज क्यों नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा है, तो ये कंफर्म भी नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सीधा आंसर अपने को पता चल ही रहा है कि ये हमारे असर्शन पे एक लिमिट डाल रहा है कि हम इससे पहले का हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम लिमिट कर चुके हैं अपने नॉलेज को। इसके बियॉन्ड क्या हुआ था उसका ज्ञान अपने को अभी इस पॉइंट पे नहीं है, तो लिमिट है। नेक्स्ट 44 S1 द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग। जो सबसे ऊंचे बादल होते हैं आसमान में वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। ठीक है। S2 वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट आउट ऑफ आवर रीच। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सबसे खूबसूरत लड़की जो थी क्लास की वो सबसे ज़्यादा मेरे को फैसिनेट करती थी, सबसे खूबसूरत लड़कियाँ मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, और S2 में बोल रहा है कि जो लड़कियाँ आउट ऑफ रीच होती हैं वही सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं, जो आपको पता है कि ये मिलने वाली नहीं है। ये मेरे मतलब आउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ लीग टाइप है, मतलब कटरीना कैफ टाइप और बोल लो आलिया भट्ट टाइप, आउट ऑफ लीग है भाई मेरे लिए। तो आउट ऑफ लीग चीज़ें ही अपने को ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। तो जब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दी हाईएस्ट क्लाउड्स इन द स्काई, जो सबसे ऊंचे क्लाउड्स हैं वही फैसिनेटिंग होते हैं, और दूसरा में बोल रहा है कि हम लोग उसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे रीच से बाहर है, जो आउट ऑफ लीग है। तो भाई क्या इसमें उल्टा बोल रहा है? क्या नहीं बोल रहा, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, डिफरेंस भी नहीं दिखा रहा है, रिलेशनशिप बिल्कुल पॉजिटिव है दोनों के बीच में। ठीक है, जो इसमें बोल रहा है उसी चीज़ को दोहराया है इधर, इनफैक्ट दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब नेगेटिव हो गया, कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव हो गया। एनल कर देना मतलब, एनल करने का मतलब समझते हो, करना मतलब बेसिक समझ लो कि मतलब ये उल्टा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, S2 गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव बना रहा है, जबकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो 3 तो एलिमिनेट हो गया, एक हमारा आंसर आ गया। मतलब अगर आप इस तरीके से भी करोगे तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत आराम से एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच जाओगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, और दोनों के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें भी बोल रहा है कि सबसे ऊंचे क्लाउड्स इंप्रेस करते हैं, और दूसरे में भी बोलता है कि जो चीज़ें इंप्रेस करती है वो हमेशा ऊंची होती है। मतलब सेम बात को दोहरा रहा है अलग शब्दों में, तो रीइटरेट कर रहा है, बेसिक सिंपल। ठीक है, 45 पे चलते हैं। अ 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर एफिशिएंट देन अ 2 स्ट्रोक इंजन। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और S2 बोल रहा है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसको फेज आउट कर दिया गया है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसका मतलब भैया अगर वो इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा था इसीलिए उसको फेज आउट किया है। अगर वो एफिशिएंट होता तो वो इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करता, और इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करता तो उसको हम हटाते नहीं। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली ये यही चीज़ बोल रहा है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन था वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। और S1 भी यही चीज़ बोल रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है 2 स्ट्रोक इंजन से। तो रिलेशनशिप तो भैया मुझे पॉजिटिव दिख रहा है दोनों के बीच, क्योंकि ये जो चीज़ बोल रहा है उसी को घुमा के ये सेम चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो कॉन्ट्राडिक्ट नेगेटिव हो गया, कॉन्ट्रास्ट नेगेटिव हो गया, इन दोनों को काट दो, बचा कोरिलेट्स और कन्फर्म्स। अब हम अपने टेबल में चलते हैं और देखते हैं कोरिलेट का मतलब क्या होता है और कन्फर्म का क्या होता है, और उस बेसिस पे हमारा आंसर निकल के आ पाता है कि नहीं। ये पढ़ते हैं, अपने टेबल में चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोरिलेट्स का मतलब क्या होता है। कोरिलेट का मतलब होता है लिंक होना चाहिए S1 और S2 के बीच, या फिर रिजल्ट बताना चाहिए। S1 में जो लिखा हुआ है S2 उसका रिजल्ट होना चाहिए। अगर ये है तो इसको हम कोरिलेट्स मानेंगे। और कंफर्म हम किसको मानेंगे? जो फाइनल प्रूफ दे दे कि S1 सही था, पक्का मुहर लगा दे कि S1 जो था वो सही था। तो प्रूफ होना चाहिए ना, कोई प्रूफ देना चाहिए। इसमें अपने को कोई प्रूफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा उसमें प्रूफ नहीं है। प्रूफ मतलब भैया अगर आपको कोई डेटा दे देता, मतलब कोई प्रूफ के लिए कुछ बता देता कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ये फलना रिपोर्ट में लिखा है कि इतने फेज आउट हो गए और इसकी वजह से क्लाइमेट इतना इंप्रूव हो गया, या इतना जो है अपना एनवायरनमेंट इंप्रूव हो गया, कोई प्रूफ देता तो हम उसको कंफर्म मान लेते। कोरिलेट्स का मतलब है कि भैया S1 कुछ कह रहा है और S2 उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं वापस। S1 कह रहा है एक 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर एफिशिएंट देन अ 2 स्ट्रोक इंजन। तो ठीक है, बेसिक डेफिनेशन दे दिया कि 4 स्ट्रोक वाला जो है वो 2 स्ट्रोक से ज़्यादा एफिशिएंट है। और S2 कह रहा है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसको फेज आउट किया गया है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसका मतलब 2 स्ट्रोक इंजन कम एफिशिएंट था, पोल्यूशन करता था, इसीलिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमने 2 स्ट्रोक इंजन को हटा दिया, फेज आउट कर दिया। तो क्या ये कोरिलेट में हमने क्या देखा कि रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कम एफिशिएंट नहीं होता तो फेज आउट नहीं होता। तो देखो यहाँ यही लिख रहा है ना, 2 स्ट्रोक इंजन कम एफिशिएंट है, और S2 में रिजल्ट बता रहा है कि कम एफिशिएंट होने की वजह से इसको फेज आउट कर दिया गया। रिजल्ट बता रहा है ना भाई। S1 में बोल रहा है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है ये कम एफिशिएंट है, और S2 में बोल रहा है कि कम एफिशिएंट होने की वजह से इसको फेज आउट कर दिया गया। तो आपको दिख रहा है कि ये रिजल्ट बता रहा है S2 कम एफिशिएंट होने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ?
फेज आउट कर दिया गया। फेज आउट कर दिया क्यों? फेज आउट क्या है? एक रिजल्ट है, और जब भी कोई चीज़ रिजल्ट बताए तो कोरिलेट्स लगा देना। तो शॉर्टकट अभी तक हमने क्या देखा? हाउएवर वगैरह दिखेगा तो क्वालिफाइज लगाना है, रिजल्ट दिखेगा तो कोरिलेट्स लगाना है, ठीक है। ऑपोजिट दिखेगा तो कॉन्ट्राडिक्ट लगाना है, और डिफरेंस दिखेगा तो कॉन्ट्रास्ट लगाना है, ठीक है। चलिए 46 पे चलते हैं। बॉटल्ड वाटर इज सेफर देन टैप वाटर, कि जो पानी बोतल में हम लोग खरीदते हैं बॉटल वाला बिस्लरी, वो ज़्यादा सेफ होता है टैप वाटर से। S2 बोल रहा है कि कुछ कंट्रियों में टैप वाटर इज फेड टू बेबीज, मतलब कुछ कंट्रियों में टैप वाटर इतना ज़्यादा क्लीन और सेफ है कि वो बेबीज तक को पिलाया जा सकता है, क्योंकि बेबी है, छोटा है, तो उसका तो उतना ज़्यादा बढ़िया डेवलप नहीं है सिस्टम, तो बेबीज़ को तो हम बिल्कुल क्लीन पिलाना चाहेंगे, बट बेबीज़ को भी टैप वाटर कुछ कंट्रीज़ में पिलाया जाता है। इसका मतलब है कि उन कंट्रीज़ में टैप वाटर बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। तो एक जगह बोल रहा है कि टैप वाटर सेफ़ है ही नहीं, दूसरी जगह बोल रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा सेफ़ है कि बच्चों को पिला देते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। एसर्ट्स द फर्स्ट पॉजिटिव काट दो, कन्फर्म्स पॉजिटिव काट दो, कॉन्ट्रास्ट, चलो कॉन्ट्रास्ट ठीक है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव काट दो, बच गया सी तुम्हारा आंसर हो गया। कॉन्ट्रास्ट ही एक नेगेटिव सेंस बना रहा है। कॉन्ट्रास्ट में क्या दिखाता है? डिफरेंस दिखाता है, ठीक है। और डिफरेंस अपने को दिख रहा है कि बॉटल्ड वाटर कहीं कहीं पे बहुत ही सेफ माना जाता है, टैप वाटर बहुत ख़राब माना जाता है, और कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो S1 अपनी जगह ठीक है, S2 अपनी जगह ठीक है, बट दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट, द पीकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड, इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक। और S2 कह रहा है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। भैया दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, ये भी फैक्ट ठीक है, ये भी फैक्ट ठीक है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ो, प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट। तो सही लग रहा है वैसे तो, फर्स्ट में बोला इंडिया का, फिर सेकंड में हम थोड़ा नीचे आए और हमने स्टेट की बात कर दी, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है फर्स्ट से, सेकंड वाला जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सही लग रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी तो नेगेटिव हो गया भाई, इसमें नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी काट दो। लेस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, काट दो। एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब एस्केलेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। एस्केलेट कर देना मैटर को, मतलब किसी चीज़ को अचानक से किसी चीज़ की इंटेंसिटी या किसी चीज़ को इंटेंसीफाई कर देना, ठीक है, अचानक से बहुत ऊपर बढ़ा देना। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या इसमें? कोई इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई या बढ़ा रहा है क्या? एग्जाम्प्लीफाई कर, सॉरी मतलब बढ़ा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। एस्केलेट कर रहा है क्या? नहीं। कोई टेंशन है उसको एस्केलेट करना है, उसको बढ़ा देना, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बिल्कुल ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा एप्ट ऑप्शन बैठ रहा है, और यही हमारा आंसर है। 48, फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर दैन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। फील्ड गेम्स कौन कौन से होते हैं भैया? क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो फील्ड में खेला जाता है, ठीक है, जहाँ पे टीम होता है, टीम इन्वॉल्व होता है, 6 लोग 12 लोग 11 लोग खेलते हैं मैच, ठीक है। और S2 कह रहा है अक्रॉस, अच्छा S1 में कह रहा है फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर दैन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। बोल रहा है कि जो फील्ड गेम्स है ज़्यादा पॉपुलर है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के मुकाबले। इंडिविजुअल कौन कौन से हो गए? बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है। अब S2 में कह रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। भैया हॉकी एक फील्ड गेम है, ठीक है, फील्ड गेम है, और टेनिस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। ऊपर बोल रहा है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट जो है वो कम पॉपुलर है ना, फील्ड गेम ज़्यादा पॉपुलर है। और S2 में इनडायरेक्टली कह रहा है कि जो टेनिस है, जो कि एक क्या है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, वो ज़्यादा पॉपुलर है हॉकी जो कि एक फील्ड गेम है। तो उल्टा बोल रहा भाई, ठीक है। तो रीट्रेट्स तो पॉजिटिव है, रिलेशनशिप दोनों के बीच नेगेटिव हो गया, रीट्रेट्स पॉजिटिव है, काट दो। कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्रास्ट ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों में से आंसर है डी हो गया। रीइंफोर्सेस पॉजिटिव हो गया, काट दो। बचा बी और सी, ठीक है। 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट ही जा रहे हैं, अब बी और सी बचा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होता है? डिफरेंस दिखाता है, और कॉन्ट्रास्ट में क्या, सॉरी कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होता है? उल्टा दिखाता है, और कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? डिफरेंस दिखाता है। दोनों अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस दिखाता है। लेकिन इस सवाल में तो भैया ऑपोजिट दिखा रहा है, इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, इस सवाल में दिखा रहा है पहले कुछ बोला उसका ऑपोजिट बोल रहा है S2 में, तो आंसर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट तब होता है जब दोनों अपनी जगह ठीक हो बट एक डिफरेंस दिखाए बस, ठीक है। चलिए 49 पे चलते हैं। फॉरेस्ट कवर इज कंड्यूसिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और S2 में कह रहा है अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, इसका मतलब जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो सिटीज़ बन रहा है और उसमें कोई चेक और बैलेंसेस नहीं है, कहीं भी बन जा रहा है, कैसे भी बन जा रहा है, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, अपनी जगह ये सही है। S1 क्या सही है? बिल्कुल अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। भैया ये फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, ये अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस तो दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन
दोनों अपनी जगह सही भी हैं, और जब ऐसा होता है तो आंसर क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, अच्छा एलिमिनेशन करके देख लो, कॉन्ट्राडिक्ट में तो ऑपोजिट हो जाता है। अगर बोलता एक जगह बोलता फॉरेस्ट कवर जो है इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए अच्छा है, और S2 में बोलता फॉरेस्ट कवर इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए खराब है, बिल्कुल उल्टा होता, ऑपोजिट होता, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। तो ये है नहीं, काट दिए। डिस्प्यूट्स द फर्स्ट, भैया बोल रहा है फॉरेस्ट कवर जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, दूसरा कह रहा है कि अर्बनाइजेशन जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उसकी वजह से होता है। तो डिस्प्यूट क्या कर रहा है, डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा है, कोरिलेट्स भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो कॉन्ट्रास्ट इसका सीधा आंसर था, तो इसमें अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं। 50 पे आ जाते हैं। इंडियंस हैव बीन एमिग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज, जो इंडियंस है वो दूसरे कंट्रीज मूव करते रहते हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। फिर S2 बोल रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है इट इज़ अ मॉडल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि आप फ्रांस में गए, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं, मतलब जो इंडिया से गए हुए हैं, वहाँ बस गए और वहाँ के सिटीजन हो गए या वहाँ पे रहते हैं, वही इंडियन डायस्पोरा हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है इट इज़ अ मॉडल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। और S1 जो कह रहा है कि वो 100 साल से लोग इंडिया से इमिग्रेट करके जा रहे हैं, अरे भैया इंडिया से अगर नहीं गए होते तो इंडियन डायस्पोरा बनता ही नहीं। अगर ये गए नहीं होते 100 सालों से, 100 साल पहले, तो क्या आज इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता? करता ही नहीं एग्जिस्ट। तो S1 जो है वो S2 के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है। तो जितने नेगेटिव वाले हैं उनको काट दो। हैज़ नो लॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द फर्स्ट इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट। भैया साफ दिख रहा है यार, कोई भी थोड़ा रैशनल बंदा होगा ना, जो 2 लाइन पढ़ के अंग्रेजी समझ जाता होगा, वो इसको कर लेगा। ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी डाउट है कि तुम लोग समझोगे कि नहीं समझोगे, पता नहीं। ठीक है, बट 99% समझ गए होंगे, 95 समझ गए होंगे, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, तो ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बता रहा है कि नहीं गए होते तो भैया डायस्पोरा नहीं बना होता, डायस्पोरा बना क्योंकि वो गए थे, तो कॉन्सिक्वेंस है, सीधा आंसर है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, होपफुली आप समझ गए होंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपका मार्क्स इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, आपको कितना समझ में आया नहीं समझ में आया, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको आप लॉजिकली बहुत आराम से धैर्य के साथ सॉल्व कर सकते हो, और इसमें भी भैया 10 आउट ऑफ 10 बनते थे मेरे हिसाब से। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सेक्शंस, और आप चाहोगे तो आप कमेंट करना, हम और प्रैक्टिस के लिए और वीडियोस इस पे बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और मॉक टेस्ट या फिर आपको सेक्शनल मॉक्स देने चाहिए जिसमें S1 S2 हो सिर्फ कम से कम 50 60 70 सवाल, तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो लाएं जिसमें हम कम से कम 70 सवाल और सॉल्व करें इसी तरह के। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।